नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बेटा विदेश जाकर अपने माँ बाप को भूल गया, लेकिन जब माँ बाप को बेटे की सच्चाई पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन रमन के घर जब जय ने जन्म लिया तो उसका घर खुशियों से भर गया। रात को जय के जागने पर उसको सुलाना और गंदा करने पर डायपर बदलने का काम रमन का था, क्योंकि रीता पूरा दिन घर के साथ साथ जय का भी काम करती रहती थी, तो रात को उसको आराम करना जरूरी हो जाता था। रीता की शुरू में कई रातें जागकर जय को सुलाने में ही बीती थी, लेकिन फिर दिन भर काम और रात को भी जागने से उसकी तबीयत खराब होने लगी। तो रमन ने रात में जय के जागने पर उसकी जिम्मेदारी खुद पर ले डाली। धीरे धीरे समय बीता और जय जब चलने लायक हुआ तो दिन भर रीता को अपने पीछे पीछे दौड़ाने लगा। ऐसे ही हंसते खेलते कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। जय अब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था। आगे MBA पढ़ने के लिए वो लंदन जाना चाहता था। रमन और रीता ही जानते थे कि किस तरह से उन दोनों ने मिलकर उसको इंजीनियर बनाया था। उनका बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ करता था, लेकिन फिर भी कभी जय की किसी भी जरूरत में कमी नहीं आई थी। खुद रमन सस्ता फोन चलाता था, लेकिन जय को स्मार्टफोन दिला रखा था। खुद नए जूते या कपड़े लिए हुए उसको सालों हो गए थे, लेकिन साल में 2 से 3 बार बेटे के लिए नए कपड़े और जूते जरूर आते थे। हर छोटी बड़ी जरूरत जय के बोलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। अब जब जय ने लंदन जाकर MBA करने का मन बनाया तो रमन उसे मना नहीं कर पाया। आखिर हर बाप का सपना होता है कि उसका बेटा उससे भी बड़ा आदमी बने और दुनिया में नाम कमाए। रीता ने चिंता भी जाहिर की कि आखिर कैसे वो उसके लंदन जाने के सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन रमन ने उसे समझा दिया, पर खुद मन ही मन चिंतित रहा कि कैसे आखिर वो पैसों का इंतजाम करेगा। ऐसे ही एक दिन ऑफिस में रमन को चिंता में डूबा हुआ देखकर उसकी सहकर्मी कमल ने पूछ लिया, अरे रमन जी, क्या बात है? आजकल देख रहा हूँ कि तुम बड़े उदास रहते हो। कोई बात तो हो तो बताओ, तो मैं कोई शायद हल निकाल सकूं। कमल ने वही पास पड़ी कुर्सी खिसकाकर रमन से बोला। कुछ देर चुप रहने के बाद रमन ने अपनी परेशानी का कारण उनको बता दिया। कमल पहले तो 2 मिनट तक रमन का मुंह देखते रहे, फिर बोले, यार तुमने स्टूडेंट लोन या एजुकेशन लोन के बारे में नहीं सुना है क्या? हाँ सुना तो है, लेकिन मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में। मुझे कैसा क्या करना होता है? कमल की तरफ मुखातिब होते हुए रमन ने बोला, अरे तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ तुम्हें। देखो, बैंक उच्चतर पढ़ाई के लिए लोन देता है। वो पढ़ाई चाहे अपने देश में हो या विदेश में, लोन पढ़ाई करने वाले के नाम से मिलता है, जिसमें माता या पिता सह आप देख होते हैं। लोन का पैसा लोन लेने वालों को चुकाना पड़ता है। मतलब ये कि अगर तू जय की पढ़ाई के लिए लोन लेता है तो लोन की किस्तें जय को ही चुकानी पड़ेगी, समझाते हुए कमल साहब ने बोला। लेकिन रमन अभी भी कुछ दुविधा में था, समझी नहीं क्या। अच्छा, मैं फिर से बताता हूँ। दरअसल बैंक उन बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन देता है जो विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं और जो यही देश में रहकर अपनी उच्च स्तर की पढ़ाई करना चाहते हैं। लोन भी उन्हीं बच्चों के ही नाम पर होता है, जिसकी किस्तें उन्हें ही चुकानी पड़ती हैं। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तब, मतलब इसमें जिस बच्चों को पढ़ने का लोन मिला है वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद धीरे धीरे उस लोन को चुका सकते हैं। कुछ बैंक पढ़ाई पूरी होने के बाद 6 माह का समय देते हैं बच्चों को लोन चुकाने के लिए। ये लोग चुकाने की अवधि अलग अलग बैंक की अलग अलग होती हैं। कमल ने थोड़ा और विस्तार से रमन को बताया। हाँ, अब मैं समझ गया। अगर मैंने जय के नाम पर लोन लिया पढ़ाई के लिए
तो उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे नहीं बल्कि लोन उसी को चुकाना पड़ेगा। रमन ने बात को समझते हुए बोला और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद कमल भाई, आपने मेरी एक चिंता को दूर कर दी। बाकी जानकारी मैं बैंक जाकर ले लूंगा। थोड़ा रिलैक्स होते हुए रमन बोला। फिर उसी दिन ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर रमन ने एक बैंक से सारी जानकारी ली और फॉर्म भी लेते हुए घर की तरफ खुशी खुशी निकल पड़ा। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जय के नाम का लोन पास हो गया। तयशुदा समय पर उसने अपनी फ्लाइट पकड़ी और विदेश पढ़ाई करने निकल गया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए रीता ने अपनी भीगी पलकों से जय को विदा किया। रमन ने रीता को समझाया भी कि बस 1 साल की बात है और ये 1 साल भी यूं पलक झपकते ही बीत जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सिर्फ रमन की ही सोच थी, जय की नहीं। जय का MBA भी पूरा हो गया लेकिन वह वापस नहीं आया क्योंकि अब उसकी वही जॉब लग गई थी। शुरू में तो जय रमन और रीता से बात करता था, फिर धीरे धीरे वही होने लगा जो अमूमन ऐसे परिवार में होता है कि बेटा विदेश में है और माँ बाप बस उसकी राह ही ताकते रह जाते हैं। इसी तरह से 1 और साल बीत गया लेकिन जय अभी भी वापस अपने माँ बाप से मिलने नहीं आया था। रमन और रीता का भी वही हाल होने लगा था जो बाकी के माता पिता का होता है, जिनके बच्चे उन्हें छोड़कर अलग हो जाते हैं और फिर पलट कर भी नहीं देखते। रिया तो बेटे की याद में बीमार रहने लगी थी। कई बार रमन ने जय को फोन करके एक बार आकर अपनी माँ से मिलने को बोला लेकिन हर बार जय का एक ही जवाब होता था, अभी नई नौकरी मिली है पापा, इतनी जल्दी कैसे छुट्टी मिल पाएगी मुझे? आप मम्मी को समझाइए, मुझे जैसे ही छुट्टी मिलेगी मैं आ जाऊंगा। रमन किसी तरह से रीता को तो समझा देता था लेकिन अपने दिल को वो क्या कहकर तसल्ली देता, बस चुपचाप बेटे की याद में दिल ही दिल में रो लेता था। और रमन और रीता दोनों ही जय के गम में खुल रहे थे। ऊपर से अभी तक रमन जय की इंजीनियरिंग की कर्ज नहीं चुका पाया था कि एक दिन उसके सिर पर तब बम फटा जब बैंक से एक नोटिस आया। नोटिस पढ़कर रमन को पता चला कि जय ने लोन की किस्तें काफी समय से जमा नहीं की हैं। नोटिस पढ़ते ही रमन का दिमाग ही जैसे घूम गया। अभी तक तो वो किसी तरह से जय की इंजीनियरिंग का लोन ही चुका पाया था और अब ये मुसीबत भी गले आ गई थी क्योंकि वो उस लोन में सह आवदेक था। तो अब या तो उसको लोन भरना पड़ता या फिर जय को बोलना पड़ता कि वो लोन चुकाए। रमन ने दूसरा रास्ता चुना और जय को फोन लगाया। फोन एक लड़की ने उठाया। हेलो जी, मुझे जय से बात करनी है, क्या आप उससे मेरी बात करवा सकती हैं? रमन ने उस लड़की के हेलो कहने पर बोला, तुम कौन बोल रहा है? जय अभी बाथरूम में है, जब आएगा बाहर तो मैं उसको बता दूंगा कि तुमसे बात कर ले, तुम अपना नाम बता दो। टूटी फूटी हिंदी में उस लड़की ने बोला तो रमन ने उससे ही उल्टा सवाल कर लिया कि वो कौन है। और जब लड़की ने जवाब दिया तो रमन के होश उड़ गए। लड़की ने बोला, मैं जय का वाइफ जूलिया बोल रहा हूँ, तुम कौन? किसी तरह से खुद को संभालते हुए रमन ने बताया कि वो जय के पापा रमन बोल रहे हैं। अब चौंकने की बारी उस लड़की जूलिया की थी। क्या बोला तुम जय का फादर बोल रहा हो? बट जय तो बोला कि उसका फादर मदर नहीं है, वो अकेला है। तुम जरूर कोई फ्रॉड बोल रहा है। नाउ कीप द फोन एंड डोंट कॉल अगेन, कहकर जूलिया ने फोन काट दिया। रमन अब समझ चुका था कि आखिर जय के वापस ना आने और लोन ना चुकाने के पीछे क्या कारण था। रमन ने अब ये बात रीता को बताना ही बेहतर समझा क्योंकि वो जान चुका था कि अब रीता से और झूठ बोलना या झूठी तसल्ली देना ठीक नहीं है। इसी तरह से हिम्मत करके रमन ने सारी बातें रीता को बता दी। रीता पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। जिस बेटे के लिए इतने अरमान दिल में दबाए बैठी थी, उस बेटी ने सब पर पानी फेर दिया। ये सदमा
रीता बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसको दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन ईश्वर की कृपा से उसको एक नई जिंदगी मिल गई थी। डॉक्टर ने किसी भी तरह से कोई भी टेंशन लेने से मना कर दिया था। रीता ने भी ठान लिया था कि अब वह उस बेटे की परवाह नहीं करेगी जिसने उन दोनों की परवाह नहीं की। लेकिन बैंक वालों को इस बात का क्या लेना देना भला, उन्हें तो बस अपने पैसे से मतलब होता है। वह लोग रमन को परेशान करने लगे थे। अब तो जय का नंबर भी नहीं लगता था और यहाँ तक कि जय ने खुद से भी उन लोगों को फोन नहीं किया। बैंक वालों ने अभी भी रमन को परेशान करना बंद नहीं किया था, इसलिए उसने अपना घर बेचकर लोन चुका दिया और रीता को लेकर एक किराए की मकान में रहने लगा। नौकरी से मकान का किराया और घर का खर्चा चलाने लायक सैलरी मिल जा रहा, लेकिन अब उनके जीवन में कोई खुशी जैसी नहीं रह गई थी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। रमन और रीता अपने बेटे जय की याद में मन ही मन खुलते जा रहे थे। बस ऊपर से खुश होने का दिखावा दोनों का चलता रहता था। एक दिन ऑफिस में बैठा रमन अपना काम कर रहा था कि चपरासी ने आकर उसे बताया कि कोई उसे मिलने आया है। रमन ने एक पल के लिए तो यही सोचा, कहीं बैंक वाले तो नहीं आ गए। फिर अगले ही पल उसे याद आ गया, अब तो सारा लोन उसने चुका दिया है, फिर भला बैंक वालों तो हो नहीं सकती। खैर, उसने अपनी सोच को विराम दिया और कुर्सी से उठकर बाहर की तरफ चल पड़ा, उस शख्स से मिलने जो रमन का इंतजार कर रहा था। बाहर जब रमन ने बेंच पर बैठे शख्स को देखा तो एक पल तो उसके चेहरे पर कई भाव आए और गए, लेकिन अगले ही पल फिर से चेहरा सख्त हो गया था। धीरे धीरे कदमों से रमन उस शख्स के पास पहुंचा और बोला, अब क्या करने के लिए आए हो यहाँ? सब कुछ तो खत्म कर दिया तुमने, अब क्या लेने आए हो मुझसे? अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास तुम्हें देने के लिए, सिर्फ मेरी बर्बादी ही है अब मेरे पास। ऐसा मत कहिए पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और उस गलती की सज़ा भी मैंने काट ली है। पैरों पर गिरते हुए और रोते हुए जय ने जब बोला तो रमन का कलेजा फट पड़ा, लेकिन अभी भी उसने खुद को सख्त ही रखा था। पापा, मैं हमारे घर गया था, लेकिन पता चला कि आपने उसको बेच दिया और कहीं और ही रहने लगे। मैंने दूसरे घर का पता जानना चाहा, लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम था, इसलिए मैं आपके पुराने ऑफिस में गया था। वहाँ से पता चला कि आपका वो ऑफिस ही किसी कारण बंद हो गया। मैंने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप नहीं मिले। एक दिन कमर हसन मिले, मुझे तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ काम करने लगी हैं, तो मैं यहाँ आ गया आपसे मिलने। पापा, मम्मी कहाँ है? कैसी है वो? बहते हुए आंसुओं के साथ जय ने पूछा, तो रमन ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस ऑफिस में अंदर की तरफ चल दिया। जय अभी भी नम आंखों से ही अपने पिता को जाते हुए देख रहा था। जब रमन उसकी आंखों से ओझल हो गया तो जय भी थके कदमों से ऑफिस के बाहर निकल गया। इधर रमन का मन अब ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसको रह रह कर अपने बेटे जय की याद सता रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर इतने सालों बाद उसका बेटा वापस लौट कर आया है और वो है कि उसको गले लगाकर उसका हालचाल पूछने की जगह उसको खरी खोटी सुना दी। यही सब सोचते सोचते ऑफिस की छुट्टी हो गई और रमन घर के लिए निकल गया। ऑफिस से घर पहुंचकर कुछ बेचैन सा था। रमन उसकी बेचैनी देख रीता पूछ बैठी, क्या हुआ जी? आप आज कुछ परेशान से दिख रहे हैं, ऑफिस में कोई बात हुई है क्या? रमन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी को बताए या नहीं कि उसका बेटा लौट आया है और उसकी मुलाकात भी हुई थी। फिर कुछ सोचकर रमन बोला, रीता, अगर अपना जय लौट आए। तो ये बात सुनकर एकदम से रीता के चेहरे पर पहले तो खुशी फिर कठोरता छा गई और उसने बहुत ही रूखेपन से बोला, आए या ना आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने एक बार भी हम बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं सोचा कि उसके बिना कैसे रहेंगे, तो भला
हम क्यों उसके बारे में चिंता करें? उसने हमारे सपने तोड़ दिए और आज इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया। जिस घर को मैंने अपने हाथों से इतने प्यार से बनाया सजाया, उसको बेचना पड़ा और इसी बस्ती में आकर रहना पड़ रहा है। रमन ने जब ये सुना तो एक पल के लिए उसका दिल धक से हो गया कि आखिर रीता ने अपने मन को कठोर कर लिया है। फिर भी उसने आज जैसे हुई मुलाकात के बारे में बताना जरूरी समझा और रीता को अपने पास बैठाकर बोलना शुरू किया। रीता, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, तुमको एक बात बतानी है। रीता के बैठने के बाद कुछ पल खामोश रहकर रमन ने बोला शुरू किया। पता है रीता, आज मैं ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी जगन ने आकर बताया कि कोई मुझसे मिलने के लिए बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। कहकर रमन चुप हो गया और रीता के चेहरे पर कई तरह के भाव आए और चले गए। कौन आया था मिलने के लिए जी? कहीं कोई बैंक से तो नहीं आया? फिर हमने तो सारा पैसा चुका दिया था, तो फिर भला क्यों आएंगे बैंक वाले? थोड़ा घबराहट के साथ रीता ने जब बोला तो रमन ने उसे शांत कराते हुए कहा, अरे नहीं रे बाबा, बैंक से कोई नहीं आया था। बल्कि इतना कहकर रमन फिर से चुप हो गया। अरे आप चुप क्यों हो गए? बताते क्यों नहीं कि कौन आया था? क्यों आप पहेलियां बुझा रहे हैं? थोड़ा और बेचैन होकर रीता ने बोला तो रमन के मुंह से निकला, जय आया था मुझसे मिलने के लिए। जय का नाम सुनते ही रीता एकदम से चौंक कर खड़ी हो गई। क्या कहा अभी आपने? जय आया था? हमारा जय आया था आपसे मिलने के लिए? खुशी, दुख, आश्चर्य और कठोरता के मिले जुले भाव लेकर रीता ने बोला। रमन ने उसका हाथ पकड़कर उसको बिठाते हुए बोला, हाँ रीता, तुमने ठीक सुना कि जय हमारा जय आया था मुझसे मिलने के लिए। फिर रमन ने पूरी बात उसे बता दी। रमन के मुंह से ये सब सुनकर एक बार फिर से रीता का दिल पिघल गया था, लेकिन पिछले 7 साल से अपने उस भरे दर्द जीवन को याद करके उसके चेहरे पर एक बार फिर से कठोरता आ गई थी। अब क्या करने आया है वो यहाँ, जब हमें उसकी जरूरत थी? जब तो उसने आना तो दूर, एक फोन भी नहीं किया। उसको क्या पता कि यहाँ हम पर क्या बीती है, कैसे हमने अपनों को संभाला है। अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, जहाँ से आया है वहीं लौट जाए। कह दीजिएगा आप उसे, अब अगर मिले तो। कहकर रीता उठ चुकी थी और किचन में जाकर रमन के लिए चाय बनाने लगी। उसके बाद दोनों ने जय की कोई बात नहीं की और रात का खाना खाकर चुपचाप सो गई। सुबह जब रमन अपने ऑफिस पहुंचा तो देखा कि जय वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। रमन को देखते ही वो उसके पास आया। पापा, क्या आप मुझे माफ नहीं कर पाएंगे? मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन एक बार मुझे मौका तो दीजिए अपनी गलती सुधारने का। पापा, आपको पता नहीं है कि मैंने आपको और मम्मी का दिल दुखाने की सजा पा ली है। कहते कहते वो एक बार फिर से रो पड़ा। रमन ने उसे गौर से देखा तो पाया कि वो बड़ा ही दयनीय दशा में था। रमन ने ऑफिस से छुट्टी ली और जय को लेकर घर चला गया। रीता ने जैसे ही दरवाजा खोला वैसे ही सामने जय को खड़ा देख आश्चर्य से भरकर बस उसको ही देखने लगी। रीता, कहाँ खो गई हो? रमन ने ये बोला तो रीता जैसे नींद से जाग गई। तब तक जय उसके पैरों में गिरकर रो रहा था। रीता ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से ही आंसुओं की बरसात होने लगी थी। माँ बेटे का मिलन देख रमन की भी आंखें भर आईं। उसने फिर उनको घर के भीतर चलने को बोला। जय अंदर गया तो देखा ये मात्र एक कमरे का घर था। उसने अपना पुराना घर याद आ गया, जहाँ उसका कमरा अलग था और बाहर बड़ा आंगन था, जहाँ वो बचपन में अपने मम्मी पापा के साथ खेलता था। लेकिन अब उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया और आपने आंसुओं को रोकने की बेवजह कोशिश करने लगा। कुछ देर तो यूं ही खामोशी छाई रही। फिर चुप्पी तोड़ते हुए रमन ने ही बोला, अरे रीता,
इतने सालों बाद तुम्हारा लाडला घर आया है, तो क्या उसे कुछ खिलाओगी नहीं? बस यूं ही उसे भूखा बैठा के रखोगी? जाओ, जल्दी से कुछ अच्छा सा बना कर लाओ इसके खाने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खिलाऊंगी अपने बेटे को। अभी इसकी पसंद की आलू टमाटर की सब्जी, पूरी और हलवा बन रहा है, वो भी देसी घी में डूबा, और काजू बादाम गरी से भरपूर बनाकर लाती हूँ। कहते हुए रीता को ठीक और जय के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए किचन में चली गई। रमन ने एक जोड़ी नया कुर्ता पजामा लाकर जय को दिया और उसको नहाकर फ्रेश होने को बोला। जय उठकर बाथरूम में चला गया और नहाकर वापस आकर उसी कुर्सी पर बैठ गया। दोनों बाप बेटे बस खामोश थे। जय चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए अपराधियों के जैसा बैठा हुआ था। कुछ ही देर में रीता गर्मा गर्म सब्जी, पूरी और हलवा लेकर आ गई और उसने प्लेट जय के सामने रख दी। खाने से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, लेकिन जय की जैसे हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वो हाथ बढ़ाकर खाना खा सके। उसको वह समय याद आने लगा जब उसकी वजह से ही यही खाने की प्लेट उसके मम्मी पापा के सामने से छीन रही थी। ये सोचकर ही जय की आंखों से 2 बूंद ढलक कर उसके गालों पर आ गई। उसकी माँ ने तुरंत ही जय के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे सांत्वना दी और खुद ही पूरी का एक कोर बनाकर सब्जी में लपेट कर जय को खिलाया। तुरंत ही जय अपनी माँ से लिपट कर रो पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत दुख दिया है आपको और पापा को। मैं तो आपका बेटा कहलाने लायक भी नहीं हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, तुम हमारे बच्चे हो और माँ बाप के लिए उनके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। रोते रोते रीता ने भी बोला। फिर शांत होकर जय को अपने ही हाथों से खाना खिलाया। खाना खाकर जय ने सोने की इच्छा जाहिर की तो वही हॉल में ही वो पड़े पलंग पर सो गया। रमन और रीता उसे बहुत ही प्यार से देख रहे थे। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि जय की हालत ठीक नहीं दिख रही थी। कुछ तो हुआ था उसके साथ, शायद बहुत बुरा हुआ था उसके साथ। उसको देखकर ही लग रहा था। रमन ने तय कर लिया था कि जय के जागने पर वह उससे उसकी परेशानी का सब पूछेगा। जय को यूं चैन से सोता देख रीता और रमन अंदर कमरे में चले गए। रमन ने रीता से अपनी चिंता जाहिर की कि उसे लगता है कोई बड़ी बात हुई है जय के साथ। रीता ने भी रमन की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, रमन सही कह रहे हैं आप। मुझे भी उसके चेहरे की उदासी और दिल में छुपे दर्द से लग रहा है कि कोई बात हुई है जिससे वो टूट सा गया है। कुछ समय के बाद जब जय सोकर उठा तो उसकी माँ ने बढ़िया सी अदरक वाली चाय उसे पिलाई। रमन ने जब देखा कि अब जय थोड़ा इत्मीनान से हो गया है तो उसने जय से पूछा, बेटा अब बताओ कि क्या हुआ है, क्यों इतने साल तक हमसे दूर रहे, क्यों तुमने बैंक की कुछ किस्तें देने के बाद उसको देना बंद कर दिया? तुम कहाँ थे इतने साल? और ये जूलिया कौन थी? जूलिया का नाम सुनते ही एक बार फिर से जय की आंखें नम हो गई, लेकिन किसी तरह खुद को उसने संभाल लिया। रमन और रीता ने एक दूसरे को देखा, फिर खामोशी सी जय की तरफ देखा जो शून्य में निहारते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। पापा, मम्मी, लंदन में मेरे कॉलेज के दिनों में ही मुझे जूलिया मिल गई थी। वो भी मेरे ही साथ MBA कर रही थी। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जाने कैसे उसे लगा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैंने भी कभी उसे आप लोगों के बारे में नहीं बताया। फिर जब हम लोगों की पढ़ाई ख़त्म होने को थी तभी मुझे पता चला कि जूलिया के पापा की कनाडा में खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी है। जूलिया ने अपने पापा को भी शायद मेरे बारे में यही बता रखा था कि मैं अनाथ हूँ। कहते कहते जय का सिर झुक गया और रमन और रीता उसको हैरत भरी नजरों से देखने लगी। फिर जिस दिन हमारा कॉलेज खत्म हुआ और दीक्षा समारोह था, उस दिन जूलिया के पापा आए थे। जूलिया ने मेरी मुलाकात अपने पापा से कराई और उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करा दी। मैं बहुत खुश हुआ और तुरंत ही हाँ कर दी उस नौकरी के लिए। 2 दिन के बाद मैंने जूलिया के पापा की कंपनी ज्वाइन कर ली। मुझे कंपनी की तरफ से एक घर
और गाड़ी मिल गई थी। 7-8 महीने बाद एक बड़ी डील होने की खुशी में जूलिया के पापा ने पार्टी रखी। मेरी काबिलियत देख उस पार्टी में उन्होंने मुझे कुछ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाने का ऐलान कर दिया। मेरे साथ साथ जूलिया भी बहुत खुश हो गई थी। ये सुनकर रमन और रीता चुपचाप जय की बातें सुन रहे थे। जय ने फिर आगे बोलना शुरू किया। इसी बीच कई बार मैंने जूलिया से आप लोगों के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी वजह से हर बात अधूरी रह जाती थी और मैं उसको बता नहीं पाया। फिर 2 महीने बाद जूलिया के पापा को हार्ट अटैक हुआ। उनकी हालत काफ़ी खराब हो गई थी। उन्होंने मुझे बुलाकर जूलिया का हाथ और अपनी कंपनी भाग दौड़ में मेरे हाथों में दे दी। दूसरे दिन उनकी इच्छा के मुताबिक उन्होंने मेरी और जूलिया की शादी करा दी। 1 हफ्ते में ही फिर वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। इसी बीच मेरी लोन की सिर्फ 4-5 किस्त ही जा पाई थी। फिर जूलिया के पापा ने न रहने पर मुझे कंपनी से मिला। घर छोड़कर जूलिया के अपने पुश्तैनी मकान में ही जूलिया के साथ रहना पड़ा। अब पूरी कंपनी की देखरेख का जिम्मा मेरे कंधों पर आ गया था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था और मैंने कंपनी का काम भी अच्छे से संभाल लिया था। 3-4 महीने अच्छे से बीत गई और हमारी जिंदगी बहुत बिजी हो गई। जय वापस से चुप हो गया था और फिर से शून्य में निहारने लगा था। फिर उसने आगे बोलना शुरू किया। मुझे कनाडा में रहते रहते 1 साल हो गया था और इस बीच में बस 6-7 किस्त लोन की चुका पाया था। अचानक से फिर जय चुप हो गया था। रमन और रीता एक दूसरे का मुंह देखने लगे और रमन ने जय की पीठ सहलाते हुए कहा, बेटा खुल के बोलो कि क्या बात है, क्या हुआ तुम्हारे साथ कनाडा में? जय की आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले। फिर शांत होकर दोबारा उसने बोलना शुरू किया। उस दिन मैं और जूलिया बहुत खुश थे क्योंकि सुबह सुबह ही जूलिया ने मुझे अपनी माँ बनने की खुशखबरी सुनाई थी। मैंने उस दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर पूरा दिन जूलिया के साथ ही बिताने का मन बनाया था। कुछ देर बाद जब मैं नहाने गया तो आपका फ़ोन आ गया और आपकी जूलिया से बात हुई। जब मैं नहाकर निकला तो जूलिया बहुत ही गुस्से में बैठी थी। मैंने उससे पूछा, उसकी नाराज़गी का कारण पूछा तो उसने आपसे हुई बात मुझे बताई और पूछा कि क्या सच में मैं अनाथ नहीं बल्कि मेरा मॉम डैड भी है। मैंने उसको हाँ बोला और सारी बातें बता दी, लेकिन वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी कि मैंने इतनी बड़ी बात क्यों से छुपाई और उसकी गलत फैमिली को दूर क्यों नहीं किया। उसे लगने लगा था कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। इसी गुस्से में वे घर से निकल गई। मैं उसके पीछे पीछे गया और उसको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और न्यूयॉर्क अपनी एक सहेली के घर चली गई। उसके जाने से मैं बिल्कुल पागल सा हो गया था। मेरा मन और ध्यान किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। जूलिया को मनाने के लिए मैं भी उसके पीछे पीछे न्यूयॉर्क चला गया और उसको बहुत समझाया, होने वाले बच्चे का वास्ता दिया और उसे यकीन दिलाया कि मैं उसे धोखा नहीं दे रहा था। 1 महीने बाद ही मैं जूलिया को पूरी तरह से समझा बुझाकर अपने साथ वापस कनाडा लेकर आ पाया था। लेकिन जब वापस आया तो देखा कि मेरी कंपनी की हालत खराब हो गई थी। काफ़ी डिटेल्स हमारे हाथ से निकल गई थी और कई सारे प्रोजेक्ट्स भी समय से पूरे ना हो पाने की वजह से कंपनी का काफ़ी नुकसान भी हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जितना संभालने की कोशिश कर रहा था उतना ही नुकसान होता चला जा रहा था। अगले 3 महीनों में कंपनी बिल्कुल खस्ता हालत में हो गई थी। इसी बीच बैंक से नोटिस आने लगे थे। कंपनी ने जो पैसा बैंक से निकाल लिया था उसको चुकाने के लिए कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही थी और समय हाथ से निकलता जा रहा था। इसी बीच कई लोगों ने चेक बाउंस का केस भी कंपनी पर कर दिया। कंपनी के शेयर भी गिर गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि अब बस कंपनी के बंद होने की नौबत आ गई थी। सबका पैसा चुकाने का बस एक ही रास्ता था कि कंपनी को बेच दिया जाए और सबका पैसा चुका दिया जाए। लेकिन उस समय कोई भी कंपनी को खरीदने के लिए राजी नहीं हो रहा था। बैंक ने हमें 3 महीने का समय दिया था और देखते ही देखते वो 3 महीने यूं ही निकल गए। बैंक ने
कंपनी के साथ साथ घर पर भी कब्जा कर लिया था। मैं और 6 माह की गर्भवती जूलिया सड़क पर आ चुके थे। जय ने आगे बोलना जारी रखा। सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका था, कुछ भी नहीं बचा था मेरे पास। एक दोस्त ने कुछ दिन हमें अपने घर पर रखा, लेकिन बिना पैसे के तो कहीं भी गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मुझे चिंता हो रही थी कि कैसे जूलिया की डिलीवरी करवाऊंगा और बच्चा पालूंगा। फिर एक दिन एक कंपनी से जॉब के लिए कॉल आई और मुझे रख लिया गया। शुरुआती दौर था तो सैलरी भी कम ही थी, लेकिन फिर भी एक संतुष्टि थी कि कुछ तो पैसा अब हर महीने आता रहेगा। मैंने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था और जैसे तैसे अपनी जिंदगी को दोबारा सही तरह से चलाने की कोशिश में लग गया। सब कुछ पहले के जैसा तो नहीं रहा, लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी थी। जूलिया की डिलीवरी के दिन नजदीक आते जा रहे थे और मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। एक दिन वॉक पर जाते टाइम एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से जूलिया और बच्चा हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। कहते ही जय फूट फूट कर रो पड़ा। ये सुनते ही रमन और रीता दोनों एकदम सख्ते में आ गए और आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रीता ने आगे बढ़कर जय को गले से लगा लिया और इसे सांत्वना देने लगी। कुछ देर बाद जब जय का मन हल्का हुआ तो उसने आगे बोलना शुरू किया। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उसका ड्राइवर ने पुलिस को झूठा बयान दे दिया कि मैंने ही जूलिया को उसकी कार के सामने धक्का दे दिया था। उसके झूठे बयान की वजह से मुझे सजा हो गई। मैंने बहुत कोशिश की अपनी बेगुनाही साबित करने की, लेकिन सब विफल हो गया। जय फिर से चुप होकर शून्य में निहारने लगा था। खुद को बचाने के लिए उस ड्राइवर ने पूरा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया, जबकि पूरी गलती उसकी ही थी। मैं तो जूलिया से बहुत प्यार करता था और अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत खुश था, लेकिन मैं कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया और मुझे उम्र कैद हो गई। जय ने जब ये कहा तो रमन और रीता दोनों ही चौंक गए। क्या कहा तुमने? तुमको उम्र कैद की सजा हो गई थी? रमन ने गौर आश्चर्य से जय की तरफ देखते हुए पूछा तो जय ने हमें गर्दन हिला दी और रीता ये सुनकर अपना माथा पकड़कर बैठ गई। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो तुम बोल रहे हो कि जूलिया के कत्ल के इल्जाम में तुमको उम्र कैद हो गई, दूसरी तरफ आज तुम यहाँ इंडिया में हो। कैसे बेटा? रमन ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए पूछा। बाबा, सजा तो मुझे उम्र कैद की हुई थी और जेल में मैं 6 महीने रहा भी, लेकिन एक दिन एक पुलिस वाले ने आकर मुझे खबर दी कि मेरी केस फाइल फिर से खुल रही है। जूलिया की मौत की और मेरी उम्र कैद की सजा की खबर अखबारों में छपी थी। ये घटना काफ़ी चर्चा में थी क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ और जूलिया वहाँ की मूल निवासी, ऊपर से एक नामी गिरामी बिजनेसमैन की बेटी। फिर जूलिया के पापा की मौत, कारोबार मेरे हाथ में आना, जूलिया से मेरी शादी और फिर सब कुछ बिक जाना और अंत में जूलिया और बच्चे की मौत। ये सब बातें मुझे संदिग्ध बना रहे थे मामले को और मुझे कसूरवार जिस जगह पर यह एक्सीडेंट हुआ था, वैसे तो वो रास्ता सुनसान ही था, लेकिन वहाँ एक बंगला था जो कि रोड से थोड़ा सा हटकर था। लेकिन जब जूलिया का एक्सीडेंट हुआ था तब उस बंगले में कोई नहीं था और उसका मालिक छुट्टियां मनाने बाहर गया हुआ था। जब 6 माह बाद वह वापस आया तो उसने अपनी सीसीटीवी की फुटेज देखी थी और उसमें साफ साफ दिख गया कि जूलिया की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है, बल्कि गलती सारी उस कार ड्राइवर की थी। बंगले का मालिक उस फुटेज को लेकर पुलिस स्टेशन गया और उसी की मदद से ना सिर्फ मेरी सज़ा खत्म हुई बल्कि मैं बेकसूर भी साबित हुआ। कार ड्राइवर पकड़ा गया और उसको जूलिया के एक्सीडेंट में मौत में सजा हुई। कुछ दिन उस बंगले के आदमी ने मुझे अपने ही घर पर रखा। फिर एक दिन मेरा इंडिया आने का इंतज़ाम करा दिया। तयशुदा दिन में
मैंने इंडिया की फ्लाइट ली और सीधे यहाँ आ गया। आप लोगों को बहुत ढूंढा पर आप लोग नहीं मिले। रहने की मेरी कोई जगह नहीं थी तो मैं बस स्टैंड पर जाकर सो जाता था। फिर जब एक दिन अचानक से कमल अंकल मिले तो उनसे सभी बातें आपके बारे में पता चली कि कैसे मेरे अच्छे भविष्य के लिए आपने अपना सब कुछ खत्म कर दिया। कहकर जय रमन के पैरों पर गिर पड़ा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ वो परिस्थिति दिवश होता चला गया। मैं आप लोगों से और जूलिया से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि सब कुछ गलत ही होता चला गया। बाबा, मैं जानता हूँ कि मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है। आप लोग आज जिस हालत में हैं उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैंने जो भी आप लोगों के साथ बुरा किया उसका फल मुझे मिल गया है। अब मैं जान गया हूँ कि बच्चे से अलग होने पर कैसा महसूस होता है। मैं आप लोगों से दूर रहा इतने साल और बिल्कुल भी आप लोगों की सुध नहीं ली। ऊपर से अपना लोन भी नहीं चुका पाया, जिसकी वजह से आपको घर बेचना पड़ा। अभी भी जय रमन और रीता का हाथ पकड़े रोता और बोलता जा रहा था। पापा, मम्मी, मुझे बहुत पछतावा है उन सब बातों का जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को दुखी किया। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है पापा। उन 6 महीनों में जब मैं जेल में था तो पश्चाताप की आग में जलता रहा और शायद मेरे सच्चे पश्चाताप का ही परिणाम था कि उस बंगले के मालिक ने वो फुटेज देखा और मुझे छुड़ाने के लिए पुलिस से संपर्क किया। पापा, मम्मी, अब मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और मैं वादा करता हूँ पापा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं पूरी मेहनत से काम करूँगा और अपना पुराना घर वापस ले लूँगा। बस आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। जय ने अपने हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, बेटा, तुम्हारा सच्चा पश्चाताप ही तुम्हारी माफ़ी है। जूलिया की मौत एक हादसा थी जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं बेटा। जो हुआ उन सब बातों का बहुत दुख था हमें, लेकिन अब हम सब कुछ भूल चुके हैं और खुश हैं कि तुमको अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब तुम भी सब कुछ भूलने की कोशिश करो। एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करो। बच्चे चाहें कितनी भी बार गलती क्यों ना करें, माँ बाप हमेशा उन्हें माफ फिर से गले लगा लेते हैं। ऐसा दिल होता है उनका। फिर जब बच्चे सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं तो रब भी उन्हें माफ कर देता है। जूलिया की आत्मा आज खुश होगी ये देखकर कि तुमको खुशी मिली। अपने दिल से अपराध बोध कम करके और पश्चाताप करके रमन ने जय के सिर पर हाथ रखकर कहा। तीनों कुछ पल तक यूं ही एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर कुछ देर बाद सबके मन को जब शांति मिल गई, सब मुस्कुरा उठे। जय अब अपराध बोझ से बाहर आ चुका था और एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार था। आज घर में बहुत चहल पहल थी। आज जूलिया और बच्चे के लिए शांति पाठ रखा गया था। जूलिया की मुस्कुराती हुई फोटो पर गुलाब के फूलों की माला चढ़ी हुई थी। सामने पंडित जी के साथ जय बैठा पूजा कर रहा था। सब कुछ अब सामान्य हो चुका था। कुछ दिनों बाद जय की उसी शहर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। कुछ सालों के बाद जय ने दोबारा से अपने पुराने घर को खरीद लिया था और आज उसने अपने मम्मी पापा को उनके वो घर वापस कर अपनी बेटी का फर्ज को पूरा किया था। जय अब रमन और रीता के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहा था। तीनों बहुत खुश थे, लेकिन अभी भी रात के अंधेरों में जय जूलिया को याद कर भावुक हो जाता था। उसने अपने दिल में जूलिया की यादें अभी भी एक कोने में सहेज कर रखा हुआ था। लेकिन जब भी जय जूलिया को याद कर उदास होता तो उसे जूलिया की कही बात, जय तुम मेरा लाइफ हो और मैं तुम्हारा वाइफ हूँ, मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, याद आ जाती और वो मुस्कुरा उठता और खुद को ही अपनी बाहों में समेटकर जूलिया को महसूस करता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना
और मिलते हैं अगली वीडियो में।